वेलकम बैक। इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर पीपल्स पार्टी, जिस तरह आपने कहा कि अभी भी आप समझती हैं कि प्रोसेस फेयर है, जो रिजल्ट्स हैं, आपने पहले 5 सीटों की कमी की बात की है, पोलिंग डे के हवाले से, फॉर्म 45 47 के हवाले से चीजें ठीक हैं, फिर मुस्लिम लीग नून इत्तेहादी है आपकी, या आप कहते हैं हम उनके सपोर्टर्स हैं, चलिए अगर आप कैबिनेट का पार्ट नहीं भी हैं, क्या वजह है इसको इस तरह से रेफरेंडम लिया जाए मुस्लिम लीग नून के खिलाफ के लोग उनकी कारकर्दगी से मुतमिन नहीं हुए, उन्होंने दीगर जमातों को, अगर आपको पीटीआई की सीटों को मिला लिया जाए तो इसका मतलब तो फिर यही हुआ कि मुस्लिम लीग नून को वोट उस तरह से या सीटें नहीं मिली, तो क्या ये मुस्लिम लीग नून की शिकस्त और उनकी विफाकी हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम समझा जाए? देखिए, बात जो भी हो, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो जीबी वालों से रिश्ता है, वक्त बदल रहा है, लोग उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। चाहे वो भुट्टो साहब का ज़माना हो कि उन्होंने राजशाही निज़ाम ख़त्म किया, कराकरम हाईवे बनाए, वहाँ पे जो है वो गंदम की तरसील को जो है वो मुमकिन बना के उस पर एक सिस्टम दिया। फिर बीबी साहिबा का एक बहुत अटैचमेंट था। फिर हमारी जब गवर्नमेंट आई बीबी साहिबा की शहादत के बाद, तो जब से गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान बना था, गिलगित बल्तिस्तान में सिर्फ 25,000 नौकरियां गई थी, हमारी गवर्नमेंट में 25,000 नौकरियां गई। उनको स्टेटस मिला सूबे का, वहाँ पे हाई कोर्ट गया, वहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस गया, वहाँ पे विमेन पुलिस गई, वहाँ पे 25,000 नौकरियों के साथ साथ वहाँ पे पावर प्रोजेक्ट्स बने, शुंटर पास बना, वहाँ पे बेतहाशा काम हुआ। फिर क्योंकि 18वीं तरमीम का डिवोल्यूशन देर से हुआ, बाद में हुआ, तो उसके बाद नून लीग ने वहाँ जाके उस पैसों से जो उनके बड़े थे उससे काम किया, और अभी फिर 18वीं तरमीम और इन सब की वजह से वहाँ का बजट और बढ़ रहा है। तो जो असल बात थी वो ये थी कि वक्त बदल रहा है, लोगों ने एहसास किया। फिर जिस तरह से चेयरमैन साहब गए हैं वहाँ पे, और कैंपेन इलेक्शन की यही होती है कि आपका अवामी राब्ता मुहिम उसमें कैसी रही और आपने वहाँ के लोगों के हिसाब से क्या प्रोग्राम किया। तो देखिए, हमारे बड़े हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब, लेकिन 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म रह चुके हैं, उन्होंने वहाँ जाके अपने निकालने की तो बात की, लेकिन नया प्रोग्राम नहीं दे सके। और चेयरमैन बिलावल और बीबी आसिफा के सामने खुर्रम दस्तगीर या साद रफ़ीक जो अपने हलकों में हारे हुए थे, और उनका एक भरपूर मुस्तकिल तकरीबन 3rd ईयर है, ये एक स्टांस है कि वो एक नाराज से कारकुन वहाँ पे नज़र आ रहे हैं, या कैप्टन सफदर जिनको बिल्कुल भी आपको समझ है कि घर में किस तरह पार्टी में किस तरह ट्रीट किया जाता है, या पार्टी में वो क्या हैं, तो वो सारे वो लोग गए, वो कुछ नई चीज़ नहीं कर सके, वो हम पे बात करते रहे, नया प्रोग्राम नहीं दे सके। यानी आप कह रहे हैं कि बिलावल साहब ने मकबूलियत में नवाज शरीफ साहब को पीछे छोड़ दिया है? देखिए, अभी जो रिजल्ट है, मैं समझती हूँ कि हमें भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं इलेक्शन में, और वरना ये इससे ज़्यादा सीटें आती, और ये कोई नया तो है नहीं। 2018 में जो इलेक्शन हुए थे उसको सबको इतराज़ था। इससे पिछली दफ़ा जब इलेक्शन हुए थे, जब तो हमने 9 सीटें जो जीती थी उसके अलावा क्लेम की थी, तो हम यहाँ पे बहुत आराम से 14 तक सीटें ले सकते हैं। आप कह रहे हैं कि अभी भी हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये तो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन वाला मामला। आज शफी साहब, मुलाकात हुई गवर्नमेंट की और गवर्नमेंट के इत्तेहादियों की बजट के हवाले से, और पता चला कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात आपस में दूर हो गए हैं, इसका मतलब बजट आ रहा है। अब आपने एहतजाज की कॉल दी हुई है कौमी असम्बली यानी पार्लियामेंट के बाहर। अब आपकी पार्टी के लोग आप हमें कहते थे कि बताएं कौन है जो नाराज है, नाम लें। अब जरा सुनाएं जरा साबिक स्पीकर जो हैं उनका शॉट। हमारा सिर्फ एक ही असूली मौक़िफ़ है कि ये जो एहतजाज हो रहे हैं, ये होम्योपैथिक एहतजाज हो रहे हैं, इनका कोई आउटकम नहीं आ रहा। तो हम ये कहते हैं कि मिल के मरबूत एक एहतजाज करें, क्योंकि खान की सेहत को सख्त खतरात ला गए हैं। हमारी असम्बली के कुछ लोग, जो उनका मैं तादाद तो नहीं बताऊंगा आपको, तकरीबन कितने बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैं आपको बता दूं कि कुछ सामने हैं और कुछ जो है अभी सामने नहीं है। उनका और कोई मकसद नहीं है, सिर्फ एक गरज है कि हम ये एक प्रेशर बिल्टअप कर लें अपनी प्रोविंशियल और मरकजी क़यादतों के ऊपर। शफी साहब, आप कहते थे बताएं नाम। एक नाम ये है, वो कह रहे हैं काफी ज्यादा लोग हैं और आप होम्योपैथिक एहतजाज करने जा रहे हैं। जब पार्टी आपकी मुतमईन नहीं है तो हुकूमत को या इस्लामाबाद में आप किसी को कैसे कोई प्रेशराइज कर पाएंगे? देखिए, पहली बात यह है कि जहां तक मुश्ताक गनी साहब की बात है, वो सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, इमरान खान साहब की वजह से ही पार्लियामेंट का हिस्सा हैं। वो स्पीकर भी रह चुके हैं, और उनकी जो स्टेटमेंट्स आपने सुनाई है वो भी कई दिनों से जेर बहस है।
ठीक। मुश्ताक गनी साहब से स्पीकर साहब की भी मुलाकात हुई है। और दूसरी बात यह है कि मुश्ताक गनी साहब की जहां तक कैबिनेट में इंक्लूजन की बात है, तो वो इमरान खान साहब से जब मुलाकात होगी सीएम आफरीदी साहब की, तो ये जरूर उस पर डिस्कस नहीं, होंगे। वो ये तो नहीं कह रहे मुझे कैबिनेट में शामिल किया जाए। तो फिर कैबिनेट के एक्सपेंशन के बाद ही मुश्ताक गनी साहब की नाराजगी सामने आई है। उससे पहले तो अच्छा। ऐसी कोई बात नहीं थी। उससे पहले तो ये हर एहतजाज में आते थे। जब कैबिनेट एक्सपेंड हुआ तो उसके बाद इनकी नाराजगी सामने आई है। हमारे सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, हम उनसे बात करेंगे। हम स्पीकर साहब उनसे बात कर भी रहे हैं। और अफरीदी साहब की जब भी मुलाकात होगी, जो इमरान खान साहब की रिजर्वेशन है मुश्ताक गनी साहब के बारे में, वो भी डिस्कस होंगे। लेकिन बात बड़ी वाज़ेह है कि तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा की बात अगर हम करें, तो यहाँ पे सिक्का सिर्फ इमरान खान साहब का चलता है। ठीक। आप देखेंगे जब बजट पेश होगा तो तमाम लोग बजट के हक में वोट देंगे। अब जहां तक एहतजाज की बात आपने की, तो वो कॉल जो है आप देखेंगे कि जिस दिन बजट पेश किया जाएगा, क्योंकि उसमें जो खैबर पख्तूनख्वा के साथ एक इम्तियाजी सलूक रवा रखा गया है बजट 26-27 में, मैं सिर्फ कुछ चीजें अमर साहब आपके सामने रखना चाहता हूं कि पीएसडीपी में 786 स्कीम प्रपोज्ड हुए हैं, उसमें सिर्फ 6 स्कीम खैबर पख्तूनख्वा के लिए हैं। अच्छा। फिर 1124 अरब का ये पैकेज है, उसमें सिर्फ 2.2 अरब खैबर पख्तूनख्वा के लिए रखा गया है। एनएचए का 264 का अरब प्रोजेक्ट जो है वो प्रपोज है, उसमें सिर्फ 8 अरब जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के लिए है। फिर इस तरह हमारे एनएचपी का इशू है, एनएफसी का इशू है, ऑयल एंड गैस का इशू है, टोबैको सेस का इशू है। फिर आपने ये भी देखा होगा कि एनएफसी का मुकदमा भी हम बड़े मुदल्लल अंदाज से लड़ रहे हैं। इसके साथ साथ आईडीपीज का बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि इन्होंने हमसे वादा किया था कि जब ऑपरेशन खत्म होगा और आपके आईडीपीज जब वापस जाएंगे तो उनकी आबादकारी के लिए जो पैसे लगेंगे वो फेडरल गवर्नमेंट देगी। अभी भी बकाखेल के मकाम पे हमारे आईडीपीज बैठी हुए हैं और हर महीने सूबाई हुकूमत जो है वो इनको 40 करोड़ रुपए देते हैं, जो कि 4.8 अरब रुपए बनते हैं साल का। हम देंगे, हमारे लोग हैं, हम खुले आसमान तले नहीं छोड़ सकते। लेकिन इनका ये जो वादा था ये फेडरल गवर्नमेंट का था। फिर आपके साथ एक और चीज मैं यहाँ पे ये शेयर करूं कि बस टर्मिनल, जो सबसे बड़ा बस टर्मिनल है पाकिस्तान का, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने तकरीबन उसको कंप्लीट कर दिया है। उसकी एंट्री के लिए हमें जो रास्ता चाहिए वो एनएचए देगा, और एनएचए हमें उसकी एनओसी नहीं दे रहा। हमारा एक डैम तैयार है, चाइनीज ने उनका विजिट करना है, चाइनीज के लिए एनओसी नहीं जारी हो रही। तो ये जो इम्तियाजी सलूक है इसके खिलाफ इस पर आप एहतजाज करेंगे। ये चीफ मिनिस्टर जो हैं वो भी इस पे बात कर रहे थे। राना साहब, एक तो ये बताइए कि ये जो आपकी और पीपल्स पार्टी के मामला तय हो गए हैं, ये सिर्फ बजट के तनाजुर में देखा जाए या जो ये शोर पड़ा हुआ था एनएफसी का नए सूबों के हवाले से, वो भी इसके हवाले से? फिर ये जो शफी साहब बात कर रहे हैं, इससे पहले उनके चीफ मिनिस्टर ने भी ये बात की कि हमारा एक बस टर्मिनल तैयार है, जो एनएचए है जो ज़ाहिर विफाक का सब्जेक्ट है वो उनको एनओसी नहीं दे रहा, हमारा डैम तैयार है, चाइनीज ने विजिट करना है, एनओसी नहीं दे रहे। तो ये तो आप कहते हैं इनका कोई प्रोजेक्ट ही नहीं है, ये कोई काम ही नहीं कर रहे, तो दे इनको एनओसी, जाने देता कि अपना काम तो शुरू करें वो। जी, गोंदल साहब, मकसद ये है जो आपने बात की है, मैं सिर्फ गुजारिश ये करना चाहूँगा। जहाँ तक पीपल्स पार्टी की बात है, पीपल्स पार्टी हमारे अलाई जमात हैं और उनके साथ ये डिबेट चलती रहती है, डिस्कशंस चलती रहती हैं और ये हेल्दी डिस्कशंस होती हैं। जो मामलात हैं वो हमेशा टेबल के ऊपर बैठ के उनको हल किया जाता है। हमारी लीडरशिप बैठी भी हुई है और जो आने वाले इवेंट्स हैं फ्यूचर के अंदर उनके ऊपर भी वो डिस्कशंस कर रहे हैं और एक अच्छा मसवदा जो बनेगा और उसके मुताबिक चलेंगे, चाहे बजट हो चाहे कोई तरमीम हो, ये विद द कंसेंट ऑफ अलाइज ही इससे हल किया जाएगा। जहां तक बात आपने की है केपी गवर्नमेंट की, हमारे भाई बैठे हैं शफी जान साहब, इन्होंने बड़ी जो है यहाँ पर डिटेल के अंदर बताया कि हम लोग ये प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। बिल्कुल अच्छी बात है, आवाम के रिलीफ के लिए करने चाहिए। अगर इन्हें कोई मामलात दरपेश हैं, अगर कोई इशू है तो ये वफाकी गवर्नमेंट से बात करें। मेरा ख्याल है कि इन इश्यूज के ऊपर इन्होंने कोई इक्का दुक्का बात की होगी, लेकिन इन्होंने कभी बात उनके साथ डिटेल में की नहीं। अगर ये करते तो ये मामला इनके सॉर्ट आउट होते, क्योंकि ये अवाम के लिए ये सारे इश्यूज हैं, उनको सॉर्ट आउट करना चाहिए और होंगे। ये जाके बैठे टेबल टॉक करने के लिए, उनके साथ बैठे अपने इश्यूज को बताएं, क्योंकि हमेशा वफाकी गवर्नमेंट हो और मुस्लिम लीग नून हो या अलाइज पार्टी हो, उन्होंने कोशिश की है कि आप आए हमारे पास, अवाम के जो मामला था उन्हें तय करें, क्योंकि एक सूबे के अंदर आप गवर्नमेंट को होल्ड कर रहे हैं और आपके जो अवामी मामला हैं वो हमारी तरजीह बुनियाद है और हम उसे तरजीह बुनियादों के ऊपर हल करना चाहते हैं। ये जो 2-3-4 इन्हें इश्यूज बताएं, ये आए और बैठ के करें। मुझे शहनाज साहब एक तरफ जाना, लेकिन मैं एक क्विक कमेंट दोबारा जरा इनसे ले लूं। शफी साहब, कल नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल का इजलास है, उसमें ये मामला उठाएं, उसमें जा रहे हैं आपके चीफ मिनिस्टर कल?
जी बिल्कुल, उसमें चीफ मिनिस्टर साहब शिरकत करेंगे और ठीक। इसमें तमाम मामलात पे बात होगी जो सूबे के साथ एक इम्तियाजी सलूक फेडरल हुकूमत का है। और जब भी नून लीग हुकूमत में आती है, खैबर पख्तूनख्वा के साथ इम्तियाजी सलूक शुरू हो जाता है, चाहे वो गंदम की तरसील हो, चाहे वो लोड शेडिंग हो, चाहे वो सीएनजी हो, चाहे वो गैस की डिस्ट्रीब्यूशन हो। जहां भी इनका बस चलता है, खैबर पख्तूनख्वा को दीवार के साथ ये लगाते हैं। बिल्कुल ठीक है, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो यहीं से कंटिन्यू करते हैं।